अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर एक्स लर्निंग। माय नेम इज़ नुमहर, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो हम ये वन शॉट जो ये सीरीज लाए हैं सिर्फ जेके बोस प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जो क्या है मैट्रिसेस। क्योंकि आप जानते होंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है उन दोनों का कंबाइन करके 10 मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें एक लॉन्ग टाइप तो आ ही जाता है और वेरी शॉर्ट टाइप और एक एमसीक्यू आता है। अब यहां पर मैट्रिसेस में से भी आपके पास एक लॉन्ग टाइप आता है जो 6 मार्क्स का होता है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको बहुत आसानी से वो 10 मार्क्स प्रॉपरली हासिल हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अब जिसमें से आपके पास कुल मिला के कुछ 4-5 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। स्टार्ट हम करेंगे मैट्रिसेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिसेस वगैरह ये सब क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर वगैरह जो भी मैट्रिसेस में चीजें होती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा टाइप ऑपरेशन सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसी के साथ होगा मैट्रिसेस एंड टाइप्स में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं, मैट्रिसेस के टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, बट हम उतने ही पढ़ेंगे जितने आपकी बुक में है, जितने आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होता है, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और उनको कैसे मैट्रिसेस पे अप्लाई किया जाता है। थर्ड, ट्रांसपोज क्या होता है। उसी के साथ फोर्थ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। और हमारा फाइनल टॉपिक जो होगा वो होगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो छोटा सा चैप्टर है जिसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं और बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं जो इजीली कवर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे मैट्रिक्स से कि मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे हम डेटा को अरेंज करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स होंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज होंगे, उनको हम अरेंज करेंगे इस तरह से कि वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म से मेरा मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स वगैरह में असेंबलीज होती है। जब असेंबलीज होती हैं तो हम बच्चों को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस में रखते हैं। ये एक लाइन हो गई, इसमें 10-12 बच्चे आ गए, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर और 10-12 बच्चे, ऐसे ही करके एक पूरा हमारा जो ग्राउंड होता है, जो जगह होती है जहां पर असेंबली करते हैं, वो पूरा भर जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और जब उन लाइंस को कंबाइन करते हैं, देखते हैं, तो वो एक रेक्टेंगल शेप का बनता है। इस तरह से होती है, यानी कि यहाँ एक स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एक स्टूडेंट, यहाँ पर उसके बाद पीछे एक और, इसके बाद इस पीछे और, ऐसे ही ये लाइन, फिर नेक्स्ट ये लाइन, ऐसे ही एक और स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट, अप टू सो ऑन। और ऐसे ही हमारे पास एक इस किस्म का डेटा बनता है। ठीक है, और इस तरह के डेटा को बनाने के लिए, ये तो स्टूडेंट्स की बात होगी, ऐसे ही अगर हम नंबर्स में करेंगे, इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। ये तो सिंपल वर्ड्स में था। अब जनरल डेफिनेशन इसकी क्या है कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फंक्शंस का या वैल्यूज का, ठीक है, जिनको हम किस में फॉर्म में रखते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में रखते हैं। अब रेक्टेंगल फॉर्म से मतलब है वहां पर हमारे पास दो लाइंस होती हैं। एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिनको हम बोलते हैं रोज, क्या बोलते हैं, रोज। एंड सेकेंड हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज होता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स होता है। एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कि मेरे पास एक डेटा है 1 2 3 4, एक सिंपल तरीका है डेटा लिखने का। लेकिन अगर मैं इसी डेटा को इस तरह से लिखूं 1 2 3 4, तो ये जो हमारे पास डेटा हो गया इस तरह से, ये वही डेटा है जो हमने इससे पहले लिखा है, वही 4 नंबर से, बस फर्क ये है कि हमने इसको रोज एंड कॉलम्स में लिखा हमने। यानी कि हमने एक अरेंजमेंट बनाई जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रोज और कॉलम्स में बन गए। और ये अगर आप देखेंगे कौन सी शेप बन रही है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में बन रही है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारे पास आ गया है। और इसी तरह के वैल्यू को लिखने को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डेटा का, नंबर्स का, जिनको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में लिखने को हम क्या बोलते हैं, सिंपली में मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा यहां पर, जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा 4 11 -3 10 2 6। अगर ध्यान से देखेंगे हमारे पास जो डेटा है इसमें हमारे पास दो रोज हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो। तो हमारे पास दो रोज हैं
और वर्टिकल लाइन है 3, यानी कि हमारे पास क्या है, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें भी हमने जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज लिखा है एंड कॉलम्स लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स क्या होता है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हम लिखते हैं इसमें या फिर जो वैल्यूज हम इसमें देते हैं, इनको बोलते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनको हम बोलते हैं ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के या फिर क्या है, एंट्रीज है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको हम डिनोट किससे करते हैं? इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से 1 7 6 2, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको मैं डिनोट करता हूं ऐसे कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैट्रिक्स को हम, इस डेटा को हम यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। उनको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं, वो है रोज एंड कॉलम्स। जो रोज एंड कॉलम्स हम यहां पर यूज करेंगे, चाहे 3 रोज यूज करेंगे, 4 रोज यूज करेंगे, 5 कॉलम्स यूज करेंगे, वो हमें मेंशन करना होता है या फिर हम वो साथ में लिखते भी हैं, और वही कहलाता है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 7 4 2 6 3 एंड 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। क्या बोलूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, यानी कि इसमें मेरे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सिंपली ऑर्डर क्या होता है कि आपके मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो उससे हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स किस शेप का है, कितना बड़ा है, इसमें रोज ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है, और हम ये भी बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हम उस मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा कि हम एक मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस A I J, वेयर M क्रॉस N, इस तरह से। वेयर I एंड J क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं, जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये किस रो में है और किस कॉलम में है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा यहां पर 1 7 3 2 5 6 3 1 2 -1 √2 एंड 7, इस तरह से। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। तो अगर ध्यान से देख सकते हैं यहां पर कितने रोज हैं, यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर 4 रोज हैं और यहां पर कॉलम्स कितने हैं? 3। तो मैं कहूंगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 7 क्रॉस 3, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कोई वैल्यू लूंगा, फॉर एग्जांपल 6 वैल्यू लूंगा, ये वाला 6, ठीक है, मैंने ले लिया। तो ये कहां पर बिलोंग करता है, ये किस जगह पे, इसकी लोकेशन क्या है? तो मैं कहूंगा ये हमारे दूसरे रो में आता है, सेकंड वाले रो में, और थर्ड वाले कॉलम। और क्या आता है? थर्ड वाले कॉलम में। यानी कि मैं कहूंगा ये हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू है जिसको मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, बट इसका ऑर्डर क्या, ये किस जगह पे है? सेकंड रो। तो इस तरह से सेकंड रो 2 और थर्ड कॉलम 2 3, यानी कि A 2 3, ये होगा हमारे पास 6। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन निकालते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं इस तरह से 7 1 2 4 2 8 6 -3 1 -4, इस तरह से। और मैं बोल रहा हूं यहां पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स भी है जिसका ऑर्डर क्या है? सिंपली 2 क्रॉस 4, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो अगर मैं पूछा आपसे, बताओ A 4, 2, सॉरी A 2, 4 कौन सा है हमारे पास? ये जो A 2, 4 है, ये वैल्यू कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि A आपको बोलना है जो किस में है, सेकेंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। तो सेकेंड रो यहां से स्टार्ट होता है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और दूसरा रो यहां पर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये वाला पॉइंट हमारे पास बनता है। तो मैं कहूंगा यहां पर A 2 4 किसके बराबर है? वो है बराबर -4।
सिमिलरली A21 क्या है हमारे पास सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वहां पर वो एलिमेंट कौन सा है तो मैं कहूंगा ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारा एलिमेंट क्या है 6। अगर आपसे पूछा जाए बताओ A5,6 कौन सा वैल्यू है, ठीक है, तो क्लियरली यहां पर 5 का मतलब हो गया फिफ्थ रो, क्योंकि पांचवा रो, क्योंकि पहला वैल्यू क्या होता है रो और दूसरा वैल्यू क्या होता है कॉलम। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ रो का मतलब बनता है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ दो ही रोज है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कहेंगे देयर इज नो एनी एलिमेंट इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है कि जो ये AIG मैंने यूज किया है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल ai, इस तरह से IJ और M क्रॉस N। अब यहाँ पर ये जो I का वैल्यू है, जो ये पोजीशन बताता है कौन सा रो में है, ये एलिमेंट किस रो में है, तो इसका वैल्यू जो है ये याद रखना कि 1 और M के बीच में ही हो सकता है। यानी कि या तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, एट मोस्ट जितने नंबर ऑफ रोज है उतना वैल्यू ले सकता है ये। जैसे कि अभी हमने देखा कि फिफ्थ रो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये कोई वैल्यू बनता नहीं है। इसलिए I का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट रो से लेकर mth रो तक, चाहे 10 रोज है तो 10 तक जाएगा, 2 3 4 अप टू 10, 20 रोज है तो 20 तक जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स में कितने रोज है। सिमिलरली ये जो J वैल्यू है इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकता है एंड अप टू n तक जा सकता है, यानी कि हम पहला कॉलम ले सकते हैं, दूसरा कॉलम ले सकते हैं, nth कॉलम तक जितना आपकी मैट्रिसेस है। उससे ज्यादा अगर है तो वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। जितनी मैट्रिसेस होगी, जितने रोज एंड कॉलम्स होंगे, उतने ही I और J के वैल्यूज हम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था हमारे पास मैट्रिसेस क्या होता है, इसमें नंबर, इसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और इसमें ऑर्डर क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और उसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से 2 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 2 ऐसे। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि ये जो ऑर्डर है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में आता है कि हमारे पास रोज कितने हैं, हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, लेकिन साथ में आपको बता सकता है कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज है 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3। तो हम बिना एलिमेंट्स को देखे हम बता सकते हैं इसमें टोटल में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 वो आएगा 12। तो इसमें 12 एलिमेंट एट मोस्ट हो सकते हैं, मतलब 12 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, देख सकते हैं कैसे, 4 रोज हैं तो इस तरह से 1 2 3 और 4, 3 कॉलम्स हैं 1 2 और 3, तो ये हो गया पहला वैल्यू A फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हो गया दूसरा वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड वैल्यू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम एंड फोर्थ रो थर्ड कॉलम। और क्लियरली आप इनको काउंट कर सकते हो, देख सकते हो टोटल में कितने हैं, ये 12 ही है। तो इस तरह से आप ऑर्डर से बता सकते हो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्लियरली इसका ऑर्डर कितना होगा वो आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें यहां पर 3 पार्ट्स बताने हैं। पहला, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, दूसरा इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और थर्ड ये जो एलिमेंट्स है A13 A21 ऐसे ही ये जो 5 एलिमेंट्स है इनका वैल्यू क्या है, ये कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियरली अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां पर कितना है, तो रोज कितने यहां पर 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 4, तो हम कहेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 4, क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4 या 3/4 इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो भी हम बता सकते हैं, या तो आप काउंट कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे अभी बोला कि अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 3 4 इज 12, तो हमारे पास टोटल में कितने हैं 12 एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड हमें बोलना है A13 A21 A33 A24 एंड A23, इन सब वैल्यूज जो यहां पर है हमारे मैट्रिसेस में कौन से वैल्यूज हैं। पहला है A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है 19, तो मैं कहूंगा ये है 19। सिमिलरली
सेकेंड में बोलना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 जो होगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि वो हो गया 35। इसी तरह से थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तीसरा रो यहां पर है, तीसरा कॉलम यहां पर है और दोनों कहां पर मीटअप होते हैं एट -5। तो मैं कहूंगा ये हो गया हमारे थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे। इसी तरह से सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये रहा सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये रहा 12 एंड लास्टली सेकेंड रो एंड फिफ्थ कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो सॉरी एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो हमारे पास यही है और थर्ड कॉलम पे क्या है 5/2। तो ये हो गया हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो हमें गिवन थे क्वेश्चन में, ये आपको निकालने हैं, जो कि बहुत ही आसान है, जो आपको देख के ही बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, और अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है बताओ उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि टोटल में हमारे पास जो मैट्रिसेस है इसमें टोटल में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 18। आपको बताना है बता उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कहिए व्हाट आर द पॉसिबल, सिंपली है कि यहां पर एक ही तो नहीं होगा, यहां पर मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, कि बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 18 बट उनके ऑर्डर्स डिफरेंट है। अब वो निकाले कैसे हम, सिंपली हमें क्या करना है, हमें 18 के फैक्टर्स पे देखना है। ठीक है ना, कि वो किन दो मल्टीपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आता है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे 1 × 18 = 18। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो फैक्टर्स। इसी तरह से देखने हैं किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। चेक विद 2, हाँ 2 से होता है, 2 9 is 18। 3 से, यस 3 6 is 18। ठीक है, 4 नो, 5 नो, 6 6 3 are 18, 7 no, 8 no, 9 9 2 are 18 and 18 1 is 18। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये तो यहां तक ठीक है, बाकी तो उल्टा ही है, तो हमने वो कंसिडर क्यों किए। कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि यहां पर बात ऑर्डर की हो रही है, और यहां पर पहले का मतलब हो गया कि जिसमें एक रो और 18 कॉलम्स है, इस तरह से एक ही रो फिर यहां पर 18 कॉलम्स, इस तरह से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 18 कॉलम्स। ये हो गया हमारे पास 1 क्रॉस 18 मैट्रिक्स। इसमें भी टोटल में कितने एलिमेंट्स होंगे 18 ही होंगे, और 18 क्रॉस 1 का मतलब हो गया जिसमें हमारे पास 18 रोज होंगे। ठीक है ना, इस तरह से एक दूसरा तीसरा चौथा अप टू सो ऑन 18 रोज, और कॉलम सिर्फ एक होगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा 18 क्रॉस 1, बट फिर भी उसमें टोटल में कितने एलिमेंट्स होंगे 18। इसी तरह से 2 क्रॉस 9 हमारे मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 2 रोज और 9 कॉलम होंगे, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे 18। इसी तरह से 3 क्रॉस 6 यानी कि इसमें 3 रोज और 6 कॉलम्स होंगे, उसमें भी टोटल वैल्यूज कितने होंगे 18। 6 क्रॉस 3 जिसमें 6 रोज होंगे और 3 ही कॉलम होंगे, बट फिर भी उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 18। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं, तुम कहेंगे हमारे पास टोटल में 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल है कि अगर हमारे पास मान लो 18 के बजाय क्या है 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो बताओ टोटल हमारे पास ऑर्डर्स कितने बनेंगे। तो सिंपली हम 5 के फैक्टर्स देखेंगे, और हमारे पास क्लियर है कि 5 यहाँ की दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 × 5 5 आएगा, और उसका उल्टा 5 × 1 हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा और किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5 नहीं बनता है। तो यानी कि हमारे पास दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसके पास सिर्फ एक रो और 5 कॉलम हो, या तो फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा जिसमें 5 रो हो एक कॉलम। तो यानी कि टोटल में कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है, सिर्फ दो, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एलिमेंट चाहे किसी के 50 एलिमेंट्स हो, बताओ उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं और उन्हीं फैक्टर्स आपको पता चलेगा उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स गिवन बाय aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। क्लियर है कि हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होंगे 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पर्टिकुलर, अगर हमारे पास मैट्रिक्स में नाम देता हूं उसका A, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्म के A I J, ठीक है,
टोटल में ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा सकता है एट मोस्ट 3 एंड j का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा सकता है एट मोस्ट 4। तो हमारे पास ये पॉसिबल केसेस होंगे। तो यानी कि पहला नंबर हमारे पास होगा, जब फर्स्ट रो की बात करेंगे तो उसमें पहला रो और पहला कॉलम पे एलिमेंट होगा a11। इसी तरह से हमारे पास दूसरा होगा a12, थर्ड होगा a13 एंड फोर्थ होगा a14। ये पहले रो के 4 वैल्यूज है क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं 4 कॉलम्स, तो वहां पर 4 वैल्यूज आएंगे। फिर सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे इसी तरह से a21, a22, a23 एंड a24 एंड लास्ट हमारे पास थर्ड रो होगा a31, a32, a33 एंड a34। इस तरह से हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। अब हमें इन a11, a12, a13 का वैल्यू निकालना है, जो कि हम यहीं पर वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि aij है वो किसके बराबर है 2i माइनस j। तो बारी बारी से हम उनकी पोजीशंस i और j का वैल्यू देंगे और हमारे पास ये सारे वैल्यूज आएंगे। जैसे कि पहला हमारे पास है i का वैल्यू भी 1, j का वैल्यू भी 1, वो आएगा 2 into 1 minus 1 which is equal to 1, क्योंकि 2 1 is 2 and 2 minus 1 is 1। नेक्स्ट हमारे पास होगा a12, वो होगा 2 into 1 minus 2 which is equal to 0, क्योंकि 2 1 is 2 and 2 minus 2 is 0। थर्ड जो पहले रो का तीसरा नंबर होगा a13, वो होगा फिर से i के बदले देना है 1 एंड j के बदले देना है 3, तो 2 1 is 2 and 2 minus 3 is minus 1। एंड पहले रो का फोर्थ कॉलम जो i की जगह देना है 1 एंड j की जगह देना है 4 which is 2 1 is 2, 2 minus 4 is minus 2। तो ये हो गया हमारे पास पहले रो के चारों एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे a21, वो आएगा 2, i की जगह देना है 2, 2i है, माइनस j की जगह क्या देना है 1, तो कितना आएगा 2 2 is 4 and 4 minus 1 is 3। नेक्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट होगा यानी कि जिसके i और j वैल्यू होंगे 2 और 2, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 2, i की जगह भी 2 देना है और j की जगह भी क्या देना है 2, which is 2 into 2 is 4 and 4 minus 2 is 2। नेक्स्ट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे तो हमारे पास i का वैल्यू यहां पर 2 है और j का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, which is 2 2 are 4 and 4 minus 3 is 1। एंड लास्ट हमारे पास सेकंड रो का फोर्थ कॉलम जो है, फोर्थ वैल्यू जो है, i की जगह देना है 2 एंड j की जगह देना है 4, तो 2 2 is 4 and 4 minus 4 is 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्ड रो के वैल्यूज, तो a31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे तो i की जगह देना है 3 एंड j की जगह देना है 1, which is 2 3 are 6, 6 minus 1 is 5। फिर a32 जहां पर i की जगह 3 है माइनस j की जगह क्या है 2, which is 2 3 are 6, 6 minus 2 is 4। फिर a33 which is i की जगह देना है 3 एंड माइनस j की जगह क्या है वो वहां पर भी 3 है, तो सॉल्व करेंगे 2 3 are 6, 6 minus 3 is 3। एंड लास्ट जो हमारा होगा थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट, i की जगह देना है 3 एंड j की जगह देना है 4, which is 2 3 are 6, 6 minus 4 is 2। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब सिंपली इनको मैट्रिक्स में रखना है, दैट्स इट। तो हमारा मैट्रिक्स जो है a इज इक्वल टू, सबसे पहले a11 हमारे पास 1 आया, a12 हमारे पास 0 आया, ठीक है, a13 हमारे पास -1 आया एंड a14 हमारे पास -2 आया, ठीक है। नेक्स्ट a21 वो हमारे पास 3 आया, a22 वो हमारे पास 2 आया, a23 वो हमारे पास 1 आया, a24 वो हमारे पास आया 0 एंड लास्टली a31 हमारे पास 5 आया, a32 हमारे पास 4 आया, a33 हमारे पास 3 आया एंड a34 हमारे पास 2 आया। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स कंप्लीट, जो हमें बताई गई थी कंस्ट्रक्शन करना एक मैट्रिक्स का, जिसमें हमारे पास गिवन है aij का वैल्यू वो किसके बराबर है और हमने वो आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैट्रिक्स की जो बेसिक है, मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वो सब हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह किया। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। तो उतने ही टाइप्स पढ़ेंगे जितने आपकी बुक्स में रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशंस के लिए, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं वो है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है सिर्फ एक कॉलम। रोज बहुत सारे हो सकते हैं, एक रो भी, दूसरा रो भी, 3 रो भी, 4 रो भी, 10 रोज भी, 100 रो भी, बट कॉलम हमेशा क्या होगा एक। एग्जाम्पल इस तरह से 2 3 5,
क्लियरली इसका ऑर्डर है 3x1, यानी कि हमारे पास 3 रोज हैं बट कॉलम क्या है, एक। और कॉलम क्या होती है, वर्टिकल लाइन, आप याद रखोगे, और रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकती हैं इस तरह से, 1 2 3, बट वर्टिकल हमारे पास सिर्फ एक है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 1 5 7 6 माइनस रूट 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 रोज हैं बट 5 रोज हैं बट कॉलम हमारे पास क्या है, एक। तो इसके ऑर्डर क्या होगा, 5x1। तो क्लियरली आप देख सकते हो जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो होता है उसमें जो n वैल्यू होता है, जो उनकी कॉलम का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, और रोज डिपेंड करते हैं आपके पास कितने रोज हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m×1। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है, जो ऑर्डर होता है, वो हमेशा m×1 फॉर्म में ही होता है। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम हमेशा क्या होगी, सिर्फ एक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब सिंपली जैसे कॉलम मैट्रिक्स की तरह हमारे पास एक ही कॉलम है, वैसे ही रो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होता है। मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं बट रो हमेशा क्या होता है, एक। जैसे कि एग्जांपल मैं इस तरह से लिखूंगा 5 3 2 6। हमारे पास क्लियरली रो एक ही है बट हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 4। तो मैं कहूंगा इसका ऑर्डर कितना है, 1x4, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। ऐसे एक और एग्जांपल देंगे -2/3 -5। ये हमारे पास एक ही रो है बट कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 1x2। ऐसे ही 1x10 भी हो सकता है, 1x1000 भी हो सकता है, 1x7 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गए रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रो एक ही होता है, कॉलम्स बहुत सारे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रो मैट्रिक्स। और क्योंकि आप देख सकते हो हमेशा रो 1 होता है और कॉलम्स जो ऑर्डर है वो वेरी करता है। अब यहां पर हमारे पास इसीलिए इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1x n, यानी कि हमेशा रो एक ही होगा, कॉलम्स डिपेंड करते हैं कॉलम्स कितने हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहले दो टाइप्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। आगे चलते नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्टार्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन में, स्क्वायर हमने मैट्रिक्स जब डिफाइन किया था हमने कहा था मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या कहा था हमने, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वैल्यूज का या जितनी भी चीजें हमारे पास गिवन होंगी, फंक्शंस वगैरह, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रेक्टेंगल हमने क्यों वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं और हम जानते हैं कि जब भी रोज एंड कॉलम्स हम देंगे, मैट्रिक्स के एग्जांपल देंगे, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा 3x4, तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है। क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको बोला था रेक्टेंगल। बट हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम। जैसे कि कोई मैट्रिक्स में देखूंगा यहां पर सपोज इस तरह से 2 7 -1 0। तो क्लियरली यहां पर ऑर्डर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम। तो जब भी ऐसा होगा जहां पर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, m = n। अब वहां पर हम जनरली ऑर्डर कैसे लिखते हैं, फिर अगर हमारे पास दोनों जनरली हम लिखते हैं m×n, बट इस केस में दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखते हैं इस तरह से, या तो n×n या तो सिंपली n। जैसे कि यहां पर हमने लिखा 2x2, या अगर हम सिर्फ 2 लिखेंगे वो भी चलेगा, हम लिखेंगे ऑर्डर 2, सिंपल ऑर्डर 2 यानी कि 2x2, ऑर्डर 3 यानी कि 3x3। तो इसमें जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जरूरी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा उसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आप याद रखोगे डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका i और j सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 3x3 यानी कि ऑर्डर 3 का, जिसका ऑर्डर 3 है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 5 7 2 8 3 -1 2 एंड 0। मैंने यहां पर ले लिया। क्लियरली पहला हमारे पास a11 है, ये a12 है, ये a13 है, अप टू सो ऑन। हमें पता है कि हम वैल्यूज को कैसे लोकेट करते हैं, रो क्या है a और रो और कॉलम नीचे स्पेसिफाई करना है। अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रो और कॉलम सेम होता है, जैसे कि a11, रो का वैल्यू भी 1 है, कॉलम का वैल्यू भी क्या है, 1। इसी तरह से अगर बीच वाला वैल्यू देखेंगे, इसका है 2
कॉमा 2, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर 0 है जो है जिसका वैल्यू लोकेशन है A33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका I और J का वैल्यू क्या होता है सेम, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं डायगोनल वैल्यूज। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हम बोलेंगे उनको। ठीक है, समझ में आ गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इसके बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होने चाहिए जीरो। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स में एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 5 -3 0 0 0 0 0 0। ठीक, इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली यहां पर जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और बताओ इनमें से कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दी 1 0 0 2 0 5 3 0 एंड 7। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 1 0 0 2 5 सॉरी 0 5 0 0 0 एंड 7, ये 0 है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 3 0 0 0 -4 0 0 0 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक 3 एग्जांपल्स दी। अब इनमें से बताओ तीनों में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की तरफ अगर नजर देखेंगे, सिंपली हमने कहा था कि जो डायगोनल के अलावा है वो सब जो है वो जीरो एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, बट यहां पर हमारे पास जो नॉन जीरो दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स आ गए हैं उसकी वजह से डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या होने चाहिए? जीरो, और उसमें जीरो नहीं। दूसरी पर नजर रखेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और उसके बगैर हम देखेंगे वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? जीरो। तो मैं कहूंगा ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब थर्ड केस में अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, और कुछ शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं इसमें तो डायगोनल भी जीरो है, इसमें तो डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो है। तो मैं उनको क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर हमें सिर्फ बताया गया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल के अलावा जो है वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल अगर जीरो होंगे भी तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। और क्लियरली जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? तो वही हमने यहां पर लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम इससे डिफाइन करते हैं जिसका ऑर्डर m है, उसको हम कहेंगे तब डायगोनल मैट्रिक्स अगर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो। क्या होंगे? जीरो। दैट इज इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे bij फॉर्म में वो जीरो होंगे whenever, जब भी जो i है वो j के बराबर नहीं होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, उसके बगैर जितने भी हैं वो सब क्या होने चाहिए? जीरो। क्लियर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स भी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्लियर हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी थोड़ा सा वैसा ही है, यानी कि पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हम लेते हैं, एग्जांपल इस तरह से मैं यहां पर लूंगा 1 0 0 0 4 0 0 0 2। एक और एग्जांपल लूंगा यहां पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर दो मैट्रिसेस लिए और क्लियरली यहाँ पर दोनों में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो है। इसमें भी अगर देखोगे डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो है, इसमें भी डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब दोनों क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस हैं। ठीक है ना? बट अगर आप ध्यान से देखोगे कि पहला जो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिया है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, पहला है 1, दूसरा है ऐसे 4, तीसरा है 2, ये तीनों सेम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एग्जांपल में देखेंगे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पास सेम है, सबका वैल्यू 777 है। ठीक है, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो सब सेम होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। ठीक है, समझ में आ गया? अगर उसके diagonal elements क्या हो गए? सभी इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि अगर मान लो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, बी से हमने नोट किया है बी, जिसके एलिमेंट्स बी आई जे फॉर्म के हैं और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का,
उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स तब जब हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं कि बी आई जी जीरो होंगे। कब? जब आई और जे का वैल्यू सेम नहीं होगा, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब का वैल्यू किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? इफ आई इज इक्वल टू जे, जब भी डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, चाहे भी 7 के बराबर हो, एक और एग्जांपल में लेंगे जहां पर 2 के बराबर हो, ऐसे ही -5 के बराबर हो, बट वो डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी क्या होने चाहिए? सेम। तो जरूरी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि उसी में फिर डायगोनल आएगा और डायगोनल से फिर हम जाएंगे स्केलर के ऊपर। तो क्लियर हो गया? अब स्केलर मैट्रिक्स में ही हम लेंगे कि अगर यही स्केलर मैट्रिक्स में जो सारे वैल्यूज हमने कांस्टेंट ले लिए, के ले लिए, अगर वो सब 1 के बराबर हो, क्या हुए? यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स लूंगा मैं, ठीक है ना, बट सारे क्या लूंगा? इस तरह से। ये एक डायगोनल एलिमेंट है, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2, बट उसमें दोनों डायगोनल एलिमेंट जो है वो किसके बराबर है? 1 के। ऐसे ही मैंने एक सिंपल एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 1 है, उसमें वो खुद ही डायगोनल बनेगा क्योंकि उसमें वैल्यू क्या होगा? A11, एक ही रो एक ही कॉलम, तब भी सेम है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है जो क्या है? 1। ऐसे ही मेरे पास मैं 3 क्रॉस 3 लूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, स्केलर मैट्रिक्स ही है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल सेम है, बट वो सब किसको बराबर है? 1 को। तो जब भी आपका स्केलर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन वो सब किसको बराबर हो? 1 को, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जो डायगोनल में है वो किसके बराबर है? 1, और बाकी जो बचेगा वो क्या है? 0, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और जनरली ऑर्डर नीचे रखते हैं कि जैसे कि इसका ऑर्डर 3 है तो हम लिखेंगे इसको I3, इसका ऑर्डर 1 है तो उसको बोलेंगे I1, इसका ऑर्डर 2 है इसको बोलेंगे I2। तो जनरली अगर हमारे पास ऑर्डर n है तो उस आइडेंटिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं या तो I या तो सिंपली IN। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है जीरो मैट्रिक्स। सिंपली कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी हो, बट उसमें सभी एलिमेंट जो होने चाहिए वो होने चाहिए जीरो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सिंपल। ऑर्डर 1 जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, उसमें भी सारे एलिमेंट जीरो है, इन सभी को बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब डिपेंड किया, डिफरेंस क्या है इन तीनों में? ऑर्डर की। ये ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 2,3, ये ऑर्डर 3, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसको भी नोट करते हैं हम कैपिटल O से, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ तक हमने सभी जितने भी टाइप्स में करने थे जो आपकी बुक में है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हमने कवर अप कर लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम कब बोलेंगे दो मैट्रिसेस इक्वल है? उसके लिए दो कंडीशंस है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस डिफाइंड है, ए विद एलिमेंट्स ऑफ AIJ फॉर्म एंड बी विद एलिमेंट्स ऑफ BIJ फॉर्म, एंड दोनों हम बोलेंगे कब सेम है, कब इक्वल मैट्रिसेस हैं, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारे पास है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, दूसरी भी होनी चाहिए 3 क्रॉस 3, या सिर्फ 3 बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर यहां पर मैं लूंगा एक मैट्रिक्स सपोज P जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, दूसरा है Q, उसका भी ऑर्डर 4 क्रॉस 5 होना चाहिए, तब मैं चेक कर सकता हूं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो पहली कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट, each element of the A is equal to the corresponding element of B, यानी कि अगर मैं दो मैट्रिसेस ले रहा हूं यहाँ पर A जिनका ऑर्डर अब सेम है, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है? सेम, चाहे 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है, 5 क्रॉस 1 है, 5 क्रॉस 1 है, या दोनों स्क्वायर है ऑफ ऑर्डर 5, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5। अब अगर ऑर्डर सेम है तो हमें नेक्स्ट देखना है क्या एलिमेंट सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं, यानी कि जो पोजीशन पे फॉर एग्जांपल A11 है, क्या वो यहाँ पर B11 के बराबर है? जो यहां पर सपोज A23 होगा, क्या वो वहां पे B23 के बराबर है कि नहीं है? जब ऐसा होगा तब मैं कहूंगा दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा इस तरह से, मैंने एक मैट्रिक्स लिया A जिसके 1 2 3 4 5 6, एंड दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। क्लियरली दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज और 3 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3, और यहां पर भी क्या है? 2 क्रॉस 3। यहां पर A11 एलिमेंट है 1, यहां पर भी A11 एलिमेंट है 1।
यहाँ पर A12 है 2, यहाँ पर भी A12 क्या है 2, यहाँ पर A13 क्या है 3, यहाँ पर भी A13 क्या है 3, और ऐसे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग जगह पर A2 वहां पर भी A2 क्या है 5 है। तो जब भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल मैट्रिसेस है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ऑर्डर में भी और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में भी। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कैसे चेक करते हैं? बाय चेकिंग द ऑर्डर और वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है कि हमें बताया गया है कि जैसे दिखाया गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस जहां पर गिवन है जिनका दोनों का ऑर्डर सेम है, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों क्या है इक्वल है। इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर सेम है और दिखाया भी गया है क्वेश्चन में क्या है इक्वल है। हमें निकालने हैं वहां पर वेरिएबल्स का वैल्यू जो कि ए बी सी डी। ठीक है, अब क्लियरली यहां पर ये जो दो मैट्रिसेस है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, ये किसके बराबर है -1 5 0 30, क्योंकि इक्वल है। अब हमें पता है इक्वलिटी में दो कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम ही है, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी क्या होने चाहिए सेम। अब क्योंकि इक्वल गिवन है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो सेम ही होंगे। इसका मतलब जो पहला वैल्यू है a11 वो यहाँ पर b11 के बराबर हो गया, कि जो पहले रो पहले कॉलम में है और यहाँ पर जो पहले रो पहले कॉलम में है, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम। मैं कह सकता हूँ फिर a माइनस बी किसके बराबर होगा -1। सिमिलरली 2a प्लस सी वो किसके बराबर होगा, जो पहला रो दूसरे कॉलम में है वो वहां पर पहले रो और दूसरे कॉलम के बराबर होगा, जो क्या है 5। इसी तरह से नीचे वाला वैल्यू 2a माइनस बी वो किसके बराबर होगा 0, एंड 3c प्लस डी वो किसके बराबर होगा, जो हमारा लास्ट वैल्यू है 30, इसके बराबर होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि बराबर है, मैं निकालना क्या है, इन जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं ए बी सी डी, इनका वैल्यू निकालना है। अब क्लियरली अगर देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिनका वेरिएबल सेम है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ए और बी यूज हो गया है। तो हम इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बी का भी और ए का भी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देंगे ये वाली इक्वेशन, तो मैं नाम दूंगा 1 2 3 एंड 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर देखेंगे, इक्वेशन 3 से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? b को ट्रांसपोज करेंगे तो 2a का वैल्यू आएगा माइनस बी बन जाएगा प्लस बी। ठीक है, हो गया यहाँ पर। और इस वैल्यू को हम यूज किस में करेंगे, पहली इक्वेशन में, क्योंकि वहां पर भी कौन से वेरिएबल्स यूज हो गए हैं a और b। तो हम कहेंगे यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या बनेगी, a माइनस बी का वैल्यू क्या देना है 2a विच इज इक्वल टू -1। तो a माइनस 2a आएगा माइनस a इज इक्वल टू -1, एंड माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1। अब जब a का वैल्यू 1 आया तो वो a का वैल्यू किस में देंगे, जो हमारे पास आया था b का वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 इंटू a। तो इसमें अगर a का वैल्यू देंगे तो वो आएगा b, 2 इंटू 1 इज 2, तो यानी कि b का वैल्यू कितना आया 2। अब a का वैल्यू भी आया और b का वैल्यू भी हमारे पास आया। अब इसी b का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, चाहे इस वाली इक्वेशन में देंगे, ठीक है, सॉरी इस वाली इक्वेशन में देंगे यहाँ पर a का वैल्यू, और a के वैल्यू से हमें क्या निकलेगा c, उस c को यूज करेंगे लास्ट इक्वेशन में और वहां से निकालेंगे d। तो यूज करेंगे यहाँ पर 2a प्लस c किसके बराबर है 5। अब a का वैल्यू हमें पता है वो क्या है 1, तो दे दो, तो a के बदले 1 देंगे प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 1 इज 2, 2 प्लस c इज 5, तो c का वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से अब c का वैल्यू किस में देंगे, हमारी जो लास्ट इक्वेशन है विच इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो c का वैल्यू हमारे पास कितना आया 3, तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब हमारा d का वैल्यू कितना आएगा 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी का वैल्यू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 एंड d का वैल्यू हमारे पास 4 आया। और इस तरह से हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके इन चारों वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो हम पढ़ेंगे बेसिकली हम तीन ही एक्चुअली दो ही ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस भी हम देखेंगे जो बेसिकली एडिशन ही होगा। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम करते हैं, ऐड करते हैं, वो बहुत आसान है। बस उसके लिए दो चीजें दिमाग में रखनी है। पहला वही जो हमने इक्वालिटी में पढ़ा था कि एक हमारे पास जो दो भी मैट्रिक्स होंगे, चाहे 2 होंगे 4 होंगे, जिनका हमें एडिशन करना है, उसके लिए जरूरी है पहली कंडीशन कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम।
ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए जिसके एलिमेंट्स ए आई जे फॉर्म के हैं और उसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, तो दूसरी मैट्रिसेस जिसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे फॉर्म के जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये जरूरी है इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, अगर हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करना। अगर एक का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे का भी 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए, जो कि जरूरी है। हो गया पहला। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने ऐड करना है, एडिशन के लिए ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कि जिस जगह पे जिस पोजीशन पे पहले मैट्रिसेस में कोई एलिमेंट है और जो दूसरी जगह पे सेम, जो दूसरी मैट्रिसेस में सेम जगह पे एलिमेंट है, उन दोनों को ही ऐड करना है, वो और किसी को ऐड नहीं करना है। तो एग्जांपल में लेंगे, सपोज ए हमारे पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एंड बी हमारे पास है, इसको ऐड करना है, ठीक है, एंड बी हमारे पास है सपोज -1 2 0 4 2 1, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज, अगर हमें दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, हमें सिंपली क्या करना है, क्या देखना है पहले, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो क्लियरली दोनों का ऑर्डर सेम है, रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है, ठीक है, पहला हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर दोनों को ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करना है, जिस पोजीशन पे ये वैल्यू है और उस पोजीशन पे जो वैल्यू है उन दोनों को ही ऐड करना है, यानी कि 1 सिर्फ -1 को ऐड होगा, किसी और को नहीं, ठीक है। 2 इस 2 को ऐड होगा, 3 इस वाले 0 को ऐड होगा। तो जिस जगह पे यहाँ पे एलिमेंट है और दूसरी मैट्रिक्स में भी जो उस जगह पे एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 प्लस -1, वो हो गया 0, 2 प्लस 2 विच इज 4, 3 प्लस 0 विच इज 3, नेक्स्ट 4 प्लस 4 विच इज 8, 5 प्लस 2 विच इज 7, 6 प्लस 1 विच इज 7। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन कंप्लीट। तो हमारे पास जो ऐड करके मैट्रिसेस आई उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा उन मैट्रिसेस जैसा जिनको हमने ऐड किया। हमने ऐड किया था मैट्रिसेस को ऑर्डर 2 क्रॉस 3, उनका आंसर भी कितना आया, एक मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर भी सेम है 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट फिर हमने पर्टिकुलर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको ऐड किया, सेम जो जगह पे है उनको ऐड किया और हमारे पास मैट्रिसेस आ गई, जो कि बहुत आसान है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। तो अगर सपोज मान लो मेरे पास एक स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर आप मान लो, ठीक है, एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, सपोज के, और मुझे इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है के टू दिस मैट्रिसेस। तो मैं कैसे करूंगा, तो इसका सिंपल लॉजिक है कि के जो है मुझे उस हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है जो उस मैट्रिसेस के अंदर है, ठीक है। एग्जांपल मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, और मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया सपोज 5, और मुझे इस 5 को क्या करना है, इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि मुझे 5 क्या करना है, इस पूरे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, एक रियल नंबर से, एक पर्टिकुलर वैल्यू से पूरे मैट्रिसेस को, तो आपको ये नंबर हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, जो जो वैल्यू इसके अंदर है, जो जो नंबर इसके अंदर है। तो यानी कि मुझे ये 5 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5, मुझे 5 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, विच इज 5 2 और 10, मुझे 5 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, एंड 5 4 और 20 इसको भी मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से मेरा प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हम ऐसे ही मल्टीपल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वहीं से हमारे पास आता है एक और मैट्रिक्स को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका वैल्यू है 2 3 -1 5, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स, और मान लो मैं इसको -1 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, विच इस तरह से -1 into 2 3 -1 5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 into 2 वो आएगा -2, -1 into 3 वो आएगा -3, माइनस इंटू -1 वो आएगा +1, -1 into 5 वो आएगा -5। तो क्लियरली हमारे पास ये आंसर आ गया।
अगर ध्यान से देखेंगे ये वही मैट्रिसेस हैं जो हमें गिवन थी, बट फर्क ये आ गया उनकी सारी साइंस क्या हो गई, चेंज। जो जो एलिमेंट हमारे पास पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और जो जो एलिमेंट नेगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये इसका नेगेटिव है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ए से। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए होगा उसके सारे वैल्यूज की साइन चेंज करके, जो पॉजिटिव है नेगेटिव बनाना, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये स्केलर में ही आता है क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, जो कि एक नंबर है, और उस नंबर से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि हमने हर एक एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, और वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अपने नेचुरल नंबर्स में, वो अपने इंटीजर्स में एडिशन जो ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसमें आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपली अगर नंबर्स की बात करें कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं 2+3 या 3+2, उल्टा करते हैं, पोजीशंस उनकी उल्टी करते हैं। ठीक है ना, जो पहले नंबर आता था उसको लास्ट में लिखा और जो दूसरा है उसको पहले ही लिखा। अगर हम पोजीशंस चेंज करते हैं और तब भी ऐड करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। और अगर ऐसी कंडीशन होती है हम कहते हैं वो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन में इस कामयाब हो गया वो कम्यूटेटिव है ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर भी हम चेक करते हैं क्या ये जो एडिशन है क्या कम्यूटेटिव है, तो हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, क्योंकि लाजमी है ऐड करने के लिए आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और अगर आप उनको ऐड करते हो, a प्लस बी करते हो या फिर b प्लस ए करते हो, दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो, उन दोनों की अगर पोजीशंस को चेंज करोगे वो दोनों का वैल्यू जो है, वो दोनों का आंसर जो वो सेम आएगा। और ये आप चेक कर सकते हो, बहुत ही इजी है। सिंपली दो मैट्रिक्स ले लो जो अभी तक हमने ऐड भी किया, उसको उल्टा करके ऐड करो, आप देखोगे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस में ऑपरेशन एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, यानी कि उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो या उल्टा करके ऐड करो, पोजीशन चेंज करके ऐड करो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस है, सपोज ए बी सी, तो सेम ऑर्डर, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, और हमें तीनों को ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है पहले किन दोनों को ऐड करें, क्या ए और बी को ऐड करें, क्या बी और सी को पहले ऐड करें। अगर आप बी और सी को पहले ऐड करते हो या फिर आप पहले ए और बी को ऐड करते हो, ठीक है, अगर आप बी और सी को ऐड करोगे पहले फिर ए ऐड करोगे, या फिर पहले ए और बी को ऐड करोगे फिर सी ऐड करोगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। यानी कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करता हूं बी प्लस सी, और उसका जो आंसर आएगा उसको फिर ए से ऐड करता हूं, ठीक है, तो वो नोट किया आपने। या फिर उल्टा करता हूं, पहले मैं ए और बी को ही ऐड करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से ऐड करूंगा, तो वो आप चेक करोगे कि दोनों तरीके से आंसर क्या आता है, सेम आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर हमें 3 4 को ऐड करना होगा तो किसी भी दो को पहले ऐड करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही वो लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर, सपोज m क्रॉस n, क्या मैं उसको ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई मैट्रिक्स ऐड कर सकता हूं जो उसके साथ कम्यूटेटिव भी हो, यानी कि अगर मैं उल्टा करके भी उससे ऐड करूं तब भी आंसर सेम आना चाहिए, और उनका आंसर वो खुद मैट्रिक्स ही वापस आना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज 2 1 3 5 3 7 एंड 3 5, इस तरह से, कि मैं उसको ऐसा क्या ऐड करूं सच दैट कि वो कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, यानी कि अगर मैं उसको उल्टा करके भी ऐड करूं 2 1 3 3 7 5, वो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, और वो दोनों वैल्यूज किसके बराबर होने चाहिए, उसी मैट्रिसेस के बराबर, उसी मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए जो हमने लिया था। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम कहेंगे हाँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है और वो होती है नल मैट्रिक्स, या जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो सिंपली अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो मैं उसी का नल मैट्रिक्स लूंगा ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, उसको जब भी मैं ऐड करूंगा या उल्टा करके भी ऐड करूंगा वो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, उस मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर लिया था, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लूंगा 0 0 0 0 0 0, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, या उसको उल्टा करके भी ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0, आप चेक करेंगे कि दोनों का एडिशन वो सेम मैट्रिक्स ही वापस आएगा। तो मैं कहूंगा
जो नल मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ हमारे पास मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बिल्कुल ऐसी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, तो मैं उसको ऐसा क्या ऐड करूं सच दैट अगर मैं इसको उल्टा करके भी ऐड करूंगा, पोजीशंस चेंज करके भी ऐड करूंगा, तब भी उसके आंसर सेम आना चाहिए और वो आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वो नल मैट्रिक्स के बराबर ही आना चाहिए। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स है, हाँ, तो मैं कहूंगा हाँ ऐसी मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ही, और वो मैट्रिक्स है नेगेटिव, यानी कि मैं इसी का नेगेटिव लूंगा, -a लूंगा, ठीक है, और चाहे मैं उल्टा करके भी ऐड करूंगा तब भी दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो सेम आएगा, और वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, -a आएगा, इसका माइनस सब जगह देना है, -1 -2 -3 एंड -4। क्लियरली अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा a प्लस और -a, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अल्टरनेट साइन में है और सेम वैल्यूज है, तो उन सब का वैल्यू क्या आएगा, 0 0 0 0। ठीक है, उल्टा करके भी ऐड करूंगा तब भी क्या आएगा, 0। तो मैं कहूंगा हाँ हमारे पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है, हर एक मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर चारों प्रॉपर्टीज होगी, एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है मैट्रिसेस में, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो जीरो होती है, नल मैट्रिक्स होती है, और इनवर्स हमारे पास क्या होती है, उसी एडिटिव इनवर्स क्या होती है, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर चारों चीजें, स्केलर भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दो ही प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है जिनको एडिशन करना है, जिनको ऐड करेंगे, तो यानी कि दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, और मुझे इन दोनों को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, उस कांस्टेंट से मैट्रिक्स ए को भी और मैट्रिक्स बी को भी मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो दोनों का वैल्यू होगा सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगी। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर आपको सम ऑफ मैट्रिसेस या जो भी आपके पास मैट्रिसेस हैं उनको 3 मैट्रिसेस का ऐड करना है, 10 मैट्रिसेस का ऐड करना है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो स्केलर्स हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, और हमें वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, ठीक है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और मुझे 1 प्लस √2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कांस्टेंट k को अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस कांस्टेंट l को उसको भी अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। यानी कि या तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 1 + 2 को मल्टीप्लाई, या तो फिर ऐसे करूंगा 1 × 1 2 3 4 प्लस √2 × 1 2 3 4 और फिर ऐड करूंगा, तब भी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। तो ये है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, आप दोनों कांस्टेंट्स, दोनों मैट्रिसेस को कांस्टेंट अलग दे दो, फिर ऐड करो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली अगर आपको दो कांस्टेंट्स के सम को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस से, आप मैट्रिसेस को अलग अलग मल्टीप्लाई करो फिर सम करो उनको, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। अब इसी पे क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई cos थीटा इनटू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और सिंपली प्लस करना है। तो सिंपली हम लोग पहले इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, हम पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो cos इंटू कॉस, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये जो बाहर वाला एलिमेंट है इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले cos इंटू कॉस वो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन वो आएगा cos थीटा साइन थीटा, cos इंटू माइनस साइन वो आएगा माइनस cos थीटा साइन थीटा, एंड cos थीटा इंटू cos थीटा वो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस। फिर यहाँ पर अब साइन से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इंटू साइन वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस cos थीटा वो हो गया माइनस साइन थीटा cos थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सिंपली ऐड करना है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर सेम है दोनों का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट ऐड किया, दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ऐड करना है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, उसको ऐड करना है साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्लियरली आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, 10th में ही आप लोग पढ़ते हो ये वाली आइडेंटिटी। इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल किसके बराबर आता है 1। यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज है बट साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आएगा हमारे पास 0। सिमिलरली इस केस में भी डिफरेंट साइन सेम वैल्यू 0, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास बन गया आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x एक मैट्रिक्स है, अगर y एक मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। हमें निकालना है x के वैल्यूज, ठीक है, और y हमें गिवन है 3 2 1 4। अब क्लियरली जो सम करके आंसर आया है यहाँ पर, उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और y का भी ऑर्डर जो गिवन है वो क्या है 2 क्रॉस 2। इसका मतलब x जो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 ही होगा, तभी ये दोनों ऐड होकर एक ही मैट्रिक्स ला सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। तो हमारे पास हमें पता नहीं है कि जो x है वो जो हमारे पास गिवन है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और ये ऑर्डर हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं, मान लो इसका ऑर्डर है A B C D, क्लियरली इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर है, तो हम यहाँ पर देंगे वैल्यू, तो 2 x के बदले A B C D प्लस y हमारे पास क्या है 3 2 1 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 0 माइनस 3 2, इस तरह से। तो सिंपली पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हम जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब स्केलर मल्टीप्लाई करना होता है तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू ए इस तरह से आएगा, 2a 2 इंटू बी 2b 2 इंटू सी 2c एंड 2 इंटू डी 2d प्लस 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड से। तो एडिशन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऐड कैसे करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो पहला 2a और 3 को ऐड होगा, वो कितना आएगा 2a प्लस 3, दूसरा होगा 2b और 2 को 2b प्लस 2, फिर आएगा 2c प्लस 1, एंड लास्ट होगा 2d प्लस 4, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को निकालना है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगे सेम, यानी कि ये जो 2a प्लस 3 है वो किसके बराबर होगा पहले वैल्यू को 1। तो यहाँ से a का वैल्यू लेंगे, वो आएगा, ठीक है, 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस 1। सिमिलरली दूसरे वैल्यू से लेंगे, 2b प्लस 2 0 है, तो b का वैल्यू आएगा माइनस 2 बाई 2 विच इज अगेन माइनस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2c प्लस 1 माइनस 3 के बराबर है, तो हमारे पास c का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है 2d प्लस 4 जो किसके बराबर है, वो हमारे पास 2 के बराबर है। ठीक है, तो वो आएगा d इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, वो आएगा माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास a b c d का वैल्यू जो है वो सारा आ गया। a का वैल्यू निकला हमारे पास माइनस 1, ठीक है, b का वैल्यू हमारे पास क्या आया माइनस 2, सॉरी माइनस 1, उसका भी आया। c का वैल्यू हमारे पास कितना आया, वो आया माइनस 2, एंड d का वैल्यू हमारे पास कितना आया, वो आया माइनस 1। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी x इस तरह से जो हमने लिया था a b c और d, तो वैल्यूज क्या क्या आए, a का वैल्यू आया माइनस 1, b का भी माइनस 1, c का माइनस 2 एंड d का माइनस 1, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास x मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन,
कि अभी तक हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक मैट्रिक्स को हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं टू ए मैट्रिक्स, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स से। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी, हमें इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ए का ऑर्डर है यहाँ पर m क्रॉस n और b का ऑर्डर है यहाँ पर सपोज n क्रॉस p, ठीक है, या फिर सॉरी p क्रॉस q, इस तरह से मैंने ले लिया p क्रॉस q। अब यहाँ पर पहली कंडीशन जो है, जो कि एक ही कंडीशन है मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। तो जो कंडीशन है मल्टीप्लाई करने के लिए वो इतनी सी है कि यहाँ का जो कॉलम है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर पहले में, जिससे आपको यानी कि प्री मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की लेफ्ट साइड से है, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिसको मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड से है, उसके नंबर ऑफ रोज, ये इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स विच आर टू बी मल्टीप्लाइड, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है उनके कॉलम पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर n है और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं p, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास जो आंसर आएगा, सपोज हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और वो नया मैट्रिक्स C बन गया, उसका जो ऑर्डर होगा, उसको जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगे पहले मैट्रिक्स के जो कि m, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो होंगे दूसरे मैट्रिक्स के, वो है q, इस तरह से m क्रॉस q, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है इस तरह से 1 2 1 4 2 2, इस तरह से मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। उसके मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज मैट्रिक्स बी, जिसका है इस तरह से मैंने लिया -1 0 4, इस तरह से, जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वो यहाँ पर सेम भी है। इसका मतलब जो भी एबीसी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ रोज होंगे पहले मैट्रिक्स के रोज यानी कि 2, और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जो दूसरे कॉलम है यानी कि 2 क्रॉस 1, यानी कि मेरे पास दो रोज होंगे और एक ही कॉलम होगा, यानी कि एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट नीचे, इस तरह से मेरे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपके पास जरूरी है कि जो पहला मैट्रिक्स आप ले रहे हो जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज, वो दोनों सेम होने चाहिए, और फिर हम उसका ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ए मेरे पास है इस तरह से, ठीक है, यही वाले एग्जांपल लेंगे, या फिर उसे हम लेंगे यहाँ पर सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स 2 4 1 0, ठीक है, एंड बी मेरे पास है यहाँ पर 1 3 0 2, इस तरह से, और मुझे इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्लियरली ये भी 2 ऑर्डर 2 का है, 2 ऑर्डर 2 का है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो भी आंसर आएगा उसके ऑर्डर क्या होंगे, यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2, उसका भी वैल्यू होगा। तो करना कैसे है, तो ए बी जो आंसर होगा 2 4 1 0, ठीक है, फिर 1 3 0 2, इसका जो आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो हमारे पास रोज कितने होंगे और कॉलम्स कितने होंगे। जैसे कि हमने कहा इसके 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही रोज होंगे यहाँ पर, यानी कि 2 रोज होंगे, और यहाँ पर जितने कॉलम्स है उतने ही कॉलम्स होंगे, यानी कि 2 कॉलम्स होंगे, इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो शुरुआत करेंगे पहले रो से, ये जो पहला रो है, पहले हम इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम को, फिर इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम को, हो गए कॉलम्स खत्म यहाँ पे, फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो से वापस आएंगे, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नेक्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया खत्म। इसी तरह से अगर आगे और होगा तो आगे जाएंगे। अब ये ऊपर से मैंने बोला, तो बेसिकली देखो क्या करना है, जब हम पहला रो और पहला कॉलम लेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है इस एक वैल्यू के लिए, यानी कि जब हम एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाता है। जब मैं पहला रो और दूसरा कॉलम लूंगा तो वो पहले रो का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो यानी कि पहले रो से मल्टीप्लाई किया मैंने तो पहले दो एलिमेंट्स आ गए। कैसे, पहला रो और पहला कॉलम पहला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट। अब रो चेंज, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, रो चेंज, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरे रो का पहला एलिमेंट,
दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, इस तरह से करना है। तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ में आ गया करना कैसे है, बट फर्स्ट समझ में आया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमने तो बोला रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर रो में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी यहाँ पर कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो और जो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पर बेस करता हूँ। तो पहले मैं करूंगा पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है 2 into 1, फिर प्लस पहले रो का दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई 4 into 0। ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट इस पूरे मैट्रिक्स का। कैसे किया हमने, पहला रो और पहला कॉलम लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे के साथ किया, अगर तीसरा होता तो उसको तीसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते और उनको आपस में क्या करना होता है, ऐड। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट पहला रो और दूसरा कॉलम, तो हम लोग पहले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यहां पे 4 into 2। ठीक है, इसी तरह से थर्ड दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 into 1, फिर ऐड करेंगे दूसरे को दूसरे से, यानी कि 0 into 0 हो गया। एंड ये हो गया तीसरा। अब हम हो गया दूसरा रो और लास्ट वाला कॉलम, तो 1 को पहले 3 से 1 into 3 प्लस फिर क्या है 0 into 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा। 2 into 1 is 2, 4 into 0 is 0, तो 2 plus 0 कितना आएगा 2, 2 3 are 6, 4 2 is 8, तो 8 plus 6 कितना आएगा 14। 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 1 plus 0 कितना आएगा 1, 3 1 is 3, 2 into 0 is 0, 3 plus 0 is 3। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स, जो कैसे बन गया हमारे पास, जब हमने पिछले 2 मैट्रिक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और हमने देखा मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट आसान है। पहले आप एक रो लोगे, उस रो से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट मिलेगा, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर जब आप पहले का रो चेंज करोगे फिर हमें दूसरे रो के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। कैसे, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं आगे क्वेश्चन पे एक 3x3 मैट्रिक्स पे करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए हम आगे जाएंगे हमारे लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं नंबर्स में, उसमें कम्यूटेटिविटी आती है कि अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा सेम आंसर ही देगा। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो और उसका उल्टा करते हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो सेम आंसर आए। ठीक है, कभी कभार आ सकता है, कुछ कंडीशंस में आता है, जो कि मैं आगे एक कंडीशन बताऊंगा आपको, लास्ट हमारा वो टॉपिक है। बट जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसका उल्टा भी हमेशा ही आपको सेम आंसर देगा। हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ पूरी तरह से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी ऑफ द परफेक्ट ऑर्डर, जो आपके ऑर्डर होना चाहिए ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो, तो अगर आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो ये कहता है एसोसिएटिविटी कि अगर आप तीनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, चाहे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी से करो, या फिर चाहे पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए से करो, दोनों ही केसेस में आंसर आपको क्या आएगा, सेम। इधर मल्टीप्लाई ए बी देन मल्टीप्लाई टू सी, और मल्टीप्लाई फर्स्ट बी सी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ए, बट ए पहले होगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है बी और सी के सम को, यानी कि 2 मैट्रिक्स के सम को, 2 मैट्रिक्स के एडिशन को एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आप इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड द सम ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है दोनों के सम को, अब दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो फिर सम करो, तो दोनों का आंसर तब भी क्या आएगा, सेम ही रहेगा। दिस इज नोन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं कहूंगा क्या यहां पर एक मैट्रिक्स में लूंगा ए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जो भी ऑर्डर होगा, क्या मैं इसको ऐसा कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है,
यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सच दैट कि वो उल्टा हो, ठीक है, और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ, बट कंडीशन है ये सब के लिए नहीं है। तो सब के लिए नहीं है, ये असल में होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो मेरे पास एक मैट्रिक्स पॉसिबल है जो मैं ए को मल्टीप्लाई करूं, चाहे पहले मल्टीप्लाई करूं चाहे उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं, पोजीशंस को चेंज करके मल्टीप्लाई करूं, तब भी दोनों का आंसर आएगा सेम, और वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन, तो उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन मल्टीप्लाई करूंगा या फिर उल्टा करूंगा, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं ऑफ ऑर्डर 2, 2 3 1 4, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 1, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं दिखाया पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट देगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, फिर पहला रो दूसरा एलिमेंट 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 हो गया यहां पर। नेक्स्ट दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 2 1 is 2, 3 1 is 0, 3 0 is 0, 2 plus 0 is 2, 2 0 is 0, 3 1 is 3, 3 plus 0 is 3, 1 1 is 1 and 4 into 0 is 0, तो 1 plus 0 is 1, and लास्ट में 0 1 is 0, 4 1 is 4, तो 4 plus 0 is 4। क्लियरली मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ गया 2 3 1 4। अब अगर आप उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी मैट्रिक्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन किसके लिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, और वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यहां तक हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आया है आंसर कंप्यूट करने के लिए, क्या हमें प्रोडक्ट को कंप्यूट करना है, और कंप्यूट क्या करना है, हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, 2 3 4, फिर है 3 4 5, फिर है 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। फिर मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें इन दो को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमने सीखा है। अब यहाँ पर पहले चीज का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, जो कि 3 ही है, यानी कि उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स रो में होंगे, 3 एलिमेंट्स कॉलम होंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, टोटल में 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, पहले रो से हमें पहले रो के तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे। पहले ही रो से जो स्टार का मैट्रिक्स है, पहले वाला मैट्रिक्स है, उससे हमें तीनों ही एलिमेंट्स मिलेंगे। कैसे, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आ गया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा एलिमेंट आ गया, इसी तरह से पहले कॉलम को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा हमारे पास एलिमेंट आ गया, तो पहला रो कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे रो से फिर से 3 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे। ऐसे ही तीसरे रो से मल्टीप्लाई करके हमें तीसरे रो के तीनों एलिमेंट्स ही मिल जाएंगे। तो करते हैं, तो पहला रो और पहला कॉलम, पहले एलिमेंट्स, यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, फिर प्लस, फिर 3 इंटू 0 विच इज 0, फिर प्लस 4 इंटू 3 विच इज 12, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 3 इज 12। तो पहला हमारे पास एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट हमें इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे कॉलम से, तो 2 इंटू 3 इज -6, प्लस 3 इंटू 2 इज 6, एंड थर्ड 4 इंटू 0 इज 0, तो प्लस 0, ठीक है, यहां पर हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 4 इज प्लस 12, फिर 4 इंटू 5 इज प्लस 20, ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर। अब ऐसे ही दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज 3, प्लस 4 0 इज 0, एंड 5 3 इज 15, ठीक है, 0 यहां पर 15। फिर नेक्स्ट
दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 3 आर -9, फिर प्लस 4 into 2 is +8 and 5 into 0 is +0. फिर नेक्स्ट दूसरा रो थर्ड कॉलम 3 5 is 15, 4 4 are 16 and 5 5 are 25. And last row पहला कॉलम 4 1 is 4 plus 5 0 is 0, 6 3 are 18, फिर 4 3 are -12, 5 2 are 10, 6 0 are 0 +0, ठीक है। फिर लास्ट में 4 3 5 are 20, 5 4 are 20, 5 2 are 10 यहाँ पर, ठीक है, एंड 6 5 are 30। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर? 2 + 12 + 0 is 14, -6 + 6 0, 0 + 0 is 0, 10 + 12 is 22, 22 + 20 is 42, ओके, 3 + 15 is 18 क्योंकि बीच में 0 है, एंड -9 + 8 is -1, 15 + 16 is 31, 31 + 25 is 56, and 4 + 18 is 22, 12 -12 + 10 is -2, and 20 + 20 is 40, 40 + 30 is 70। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही आप जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, जहां पर आइडेंटिटी सेम ऑर्डर का होगा। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमें स्क्वायर क्यूब निकालना और फिर आइडेंटिटी में दिखाना है कि ये सारा किसके बराबर है, 0। तो सबसे पहले हम a³ निकालते हैं। अब a³ से पहले हम निकालेंगे a² विच इज सेम इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू फिर 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरह से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही पहला रो पहला कॉलम 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, फिर next 1 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, 2 into 0 is 0, फिर next 1 into 2 is 2, 0 into 1 is 0, and 2 into 3 is 6, ठीक है। next second row 0 into 1 is 0 plus 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 0 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, and 1 into 0 is 0. 0 into 2 is 0 plus 2 into 1 is 2 plus 1 into 3 is 3, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। एंड 2 into 1 is 2 plus 0 into 0 is 0 plus 3 into 2 is 6, 2 into 0 is 0 plus 0 into 2 is 0, 3 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, 0 into 1 is 0, and 3 into 3 is 9। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सम करेंगे और ये हमारे पास a² वाली टर्म आ जाएगी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले का आएगा 5, क्लियर, ठीक है, फिर दूसरे का आएगा 0, फिर तीसरे का हमारे पास आएगा 8, अब नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 2, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 8, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0 अगेन, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा 13। तो ये हो गया हमारे पास a²। अब हमें क्या निकालना है, a³। हम a³ कैसे निकालेंगे, हम सिंपली a² को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। तो दैट इज जो हमारा a² अभी आया था उसको हम गिवन a से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो a² हमारे पास क्या था, 508245, 245, फिर था 8 0 एंड 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट था 102021 21 एंड लास्ट में हमारे पास 203, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। 5 - 5, 0 into 0 it was 16, 16 plus 5 is 21,
नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 8 इंटू 0 0, तीनों ही 0 आ गए तो उनका सम भी कितना आएगा 0. 5 2 is 10, 0 into 1 is 0, 8 3 are 24, 24 plus 10 is 34. ठीक है. नेक्स्ट 2 1 is 2, 4 into 0 0, 5 2 are 10, तो ये आएगा 12 इनका सम. फिर नेक्स्ट 2 0 0, 4 2 are 8, 5 0 0, तो इसी 8 आएगा. 2 2 is 4, 4 1 is 4, हो गया 8, 5 3 15, तो 8 plus 15 is 23. फिर नेक्स्ट 8 into 1 is 8, 0 into 2 into 13 is 26, 26 plus 8 is 34. फिर नेक्स्ट 8 into 0 0, 0 into 2 is 0, 13 into 0 is 0, again 0. 8 2 are 16, 1 into 0 is 0, 13 into 3 39, 13 plus 16 is 55. ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास सारे वैल्यूज. ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमने ए क्यूब निकाल दिया, अब हमें गिवन कंडीशन में वो डालनी है. तो हमारी गिवन कंडीशन क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर. हमें प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0. इसको हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है. अब हम वैल्यूज देते हैं. सबसे पहले ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 21 0 34. फिर आया हमारे पास 12 8 23, 12 8 23, 34 0 एंड 55. ये था ए क्यूब. माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर हमारे पास कितना था, 508245, 508245 एंड लास्ट में हमारे पास था 8013, 8013 फिर प्लस 7a. ठीक है, ए हमारे पास कितना था, 102021, 2021, 203. ठीक है, ये हमारे पास था ए. एंड लास्ट में हमें ऐड क्या करना है इसको, 2 टाइम्स आइडेंटिटी विच इज 100 010 001, क्योंकि सेम ऑर्डर का है और वो सारा किसके बराबर दिखाना है आपको, 0. सॉरी, ये पहले 0 के बराबर नहीं है, हमें दिखाना है कि किसके बराबर आएगा, 0 के. ठीक है, क्लियर हो गया. अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले वापस आएगा मैट्रिक्स 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55. ठीक है, माइनस 6 5 is 30, 6 0 is 0, 6 8 are 48, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई होगा. 6 2 are 12, 6 4 are 24, 6 5 is 30, 6 8 are 48, 6 0 is 0 एंड 6 3 is 3. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यहाँ पर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट प्लस 7 to 1 is 7, 0 7 2 are 14, 0 7 2 are 14, 1 is 7, 7 2 are 14, 0 7 3 are 21 एंड लास्ट में प्लस करना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2. हमने अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, अब सिंपली ऐड करना है. ठीक है, तो क्लियरली 21 माइनस 30 हम एक ही स्टेप में ऐड करेंगे, क्योंकि सभी को ऐड करना है तो किसी भी दो को पहले ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. तो 21 माइनस 30 इज माइनस 9, माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 इज 0. ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 वो 0 ही आएगा. 34 minus 48 is minus 14, minus 14 plus 14 is 0 and 0 plus 0 is 0. फिर next 12 minus 12 is 0 plus 0 plus 0 again 0. 8 minus 24 is minus 16, minus 16 plus 14 is minus 2, minus 2 plus 2 is 0. 23 minus 30 is 7, minus 7, minus 7 plus 7 is 0 and 0 plus 0 is 0. 34 minus 14 minus 14, minus 14 plus 14 is 0, 0 plus 0 is 0. 0 0 0 0 उन सब का सम डिफरेंस कितना आएगा, 0. 55 minus 3 which is 52, sorry 6 3 are 18, यहाँ पर आएगा my mistake. एंड यहाँ पर हमारे पास कितना है, 55 minus 18. तो 55 minus 18 कितना आएगा हमारे पास, एक मिनट 8013, सॉरी यहाँ पर 8013 है my mistake. तो 6 into 13 हमारे पास आएगा, वो आएगा 78, सॉरी. तो ये आएगा 78. 55 minus 78 is which is 25 minus is 23, minus 23, minus 23 plus 21 is minus 2, minus 2 plus 2 is 0. तो यहाँ पर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया जो किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स. और वही हमें दिखाना था ये किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है. होप यू
और ये तरह का क्वेश्चन जो है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया था, जो कि बहुत आसान है, बस लेंथी है, आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करके क्यों कहीं पर गलती मल्टीप्लाई में एडिशन में नहीं करनी है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमें बताना है कि एक बुक शॉप जो है एक पर्टिकुलर स्कूल में, जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, और उनकी सेलिंग प्राइस है 80, 60 एंड 40। आपको बताना है, बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा इन बुक्स का यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि हमें उनको सॉल्व करना है यूजिंग अलजेब्रा, मैट्रिक्स हमें यूज करनी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमारे पास 3 बुक्स है, ठीक है, टोटल बुक्स बताते हैं। केमिस्ट्री बुक जो टोटल है वो 10 डजन है, डजन का मतलब हो गया 12, यानी कि 12 सेट्स हमारे पास कितने हैं, 10 है, तो टोटल बुक्स कितनी होगी, 10 into 12 वो हो गया 120। इसी तरह से हमारे पास जो फिजिक्स बुक्स है, फिजिक्स बुक्स है 8 डजन, यानी कि 8 सेट किसके, 12 बुक्स के, तो वो हो गए टोटल में 96। एंड थर्ड हमारे पास है इकोनॉमिक्स बुक्स, और वो भी 10 डजन है, वो भी हो गया 120 बुक्स। और हर एक की प्राइस जो हमारे पास है वो बताई गई है। केमिस्ट्री की है पर बुक 80 रुपीज, फिजिक्स की पर बुक 60 एंड इकोनॉमिक्स की पर बुक 40। और हमको बताना है, बता टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी कि एक वैल्यू आएगा। अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक मैट्रिक्स, एक रो से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो पहले का आएगा 120 जो केमिस्ट्री बुक है, फिर 96 एंड 120, ये हमने बना दी एक मैट्रिक्स सब्जेक्ट्स की। हमारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, केमिस्ट्री की 120 बुक्स है, 96 फिजिक्स की है और 120 इकोनॉमिक्स की है। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x1। अब हमें इनको प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, और उसी प्राइस को हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपस में। ये तो वैसी ही बात है ना, हमने देखा था रो और कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपस में क्या करते हैं, एडिशन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है जो कि एक ही होगा, तो हमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट सवाल है जो हम लेंगे यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स जो कि कॉस्ट की है, वो हम किस में लेंगे। अगर हम रो में लेंगे तो उसका भी ऑर्डर आएगा 3x1, तो वो 3 और 3 जो है वो सेम नहीं आएगा, इसलिए हम उसको वेक्टर में, कॉलम में लेंगे इस तरह से। पहले बुक्स की प्राइस 80 जो कि पहली यहाँ पर केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर पहले आई केमिस्ट्री की प्राइस। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स की प्राइस 60, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा हमारे इकोनॉमिक्स है, उसकी प्राइस है 40। और उसका ऑर्डर कितना है, सॉरी ये है 1x3 सॉरी, और इसका ऑर्डर कितना है 3x1। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना अगर हम इसको भी रो लेते तो ये पॉसिबल